नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 32 साल का एक बहुत ही लंबा इंतजार था और वह खत्म होने वाला है। यमुना जल परियोजना के बारे में बात करने वाले हैं और मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा के बीच आप देखेंगे तो इस समझौते का विस्तृत विश्लेषण हम अपने इस सेशन में देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो यह एक बहुत ही लंबा जो है प्रक्रिया इसमें लगा और अब जो है समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। और आज अगर हम बात करें तो आप देखेंगे लगभग 32 वर्ष का समय हो गया है जब हरियाणा और राजस्थान ने जो 1994 का जो अपर यमुना नदी जल बंटवारा समझौता था, इसको लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। दोस्तों, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी जब इस पर हस्ताक्षर हो रहा था तो वह मौजूद थे और दोनों राज्यों के बीच हुए इस नए समझौते के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हरियाणा राजस्थान को उसकी निर्धारित हिस्सेदारी का यमुना जल उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, यह कदम आप देखेंगे तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान और जो सहकारी संघवाद है इसको मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत में आपको गौर होगा कि भारत में नदियों का जो जल है कई राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या, हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन और जो जल की बढ़ती मांग है, इसके कारण आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है यह लगातार अब बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा राजस्थान यमुना जल समझौता का जो क्रियान्वयन है यह न केवल जल सुरक्षा के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि आप गौर करेंगे जो संघीय सहयोग है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसका भी एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नजर आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो यह समझौता है यह 1994 में आपको देखने को मिला था। और 1994 में एक्चुअली हुआ क्या था, 5 राज्यों के बीच जो मुख्य रूप से यमुना नदी के जल बंटवारे का जो समझौता वह देखने को मिलता है, जो 1994 का यमुना जल समझौता है। प्रत्येक राज्य के लिए आप देखेंगे जो जल की हिस्सेदारी है वह निर्धारित करी गई थी और राजस्थान को भी आप देखेंगे इस समझौता के अंतर्गत यमुना के जल का निश्चित भाग आवंटित किया जाना था। लेकिन वहां पर आवश्यक नहर और पाइपलाइन जैसी संरचना है, इसके अभाव में यह समझौता व्यवहार में लागू नहीं हो सका। और अब जब हम 2026 में हैं आज के दिन, तब अब 2026 में दोनों राज्यों ने इस समझौते पर लागू करने का निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह आपके लिए हो जाती है कि अपर यमुना नदी प्रणाली, ठीक है, जो यह बेसिन है इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपर यमुना नदी प्रणाली की, तो यमुना नदी का जो है उस भाग को अपर यमुना नदी प्रणाली कहा जाता है। जो ओखला बैराज, यहाँ पर आप देखेंगे नई दिल्ली में जो है ओखला बैराज आपको देखने को मिलेगा, नई दिल्ली के ऊपर स्थित है। और इस नदी प्रणाली के जल का उपयोग 5 प्रमुख राज्यों में करा जाता है जो अपर यमुना नदी प्रणाली। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा राज्य आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और इसके अलावा दिल्ली मिलेगा और हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा यह समझौता तो हुआ 1900 आप देखेंगे 94 में। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो फिर सर यहां पर जो है अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और राज्य जो है जुड़ जाता है, जो 5वां है, जो उत्तराखंड है। यह भी आप देखेंगे उत्तराखंड है, यह भी शामिल हो जाता है। तो 1994 में यह समझौता आपको देखने को मिलता है, लेकिन उत्तराखंड का गठन आप देखेंगे सन 2000 में आपको देखने को मिलता है और 2000 में आप देखेंगे इस जल समझौते के अंतर्गत उत्तराखंड को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और इन राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए जो यहाँ पर यह 4 थे, 12 मई 1994 को एक समझौता किया गया था और इसी समझौता के अंतर्गत जो है यह जल का बंटवारा होना था। दोस्तों, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको यह समझना होगा कि जो नया समझौता अभी देखने को मिल रहा है, जो मुख्य रूप से यहाँ पर हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा और राजस्थान के संदर्भ में आप जो बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो जो अभी कल की डेट में यह समझौता देखने को मिला, इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता रही यह है कि हरियाणा जो है हथनी कुंड बैराज से राजस्थान को यमुना का पानी, यमुना का जो जल है अब वह उपलब्ध कराएगा, ठीक है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो यह जल है, जो इस जल की उपलब्धता की हम बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा पहले इसलिए यह उपलब्ध नहीं करा पा रहा था जब इतना टाइम पहले ही अगर समझौता हो गया था, तो वह मात्र एक नहर की जो बात थी, जो एक नहर के संदर्भ में जो देखने को मिल रही थी, उसके कारण जो है यह मुख्य रूप से नहर के कारण ही जो यह जल है यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। अभी प्रेजेंट के टाइम में जब यह समझौता हुआ है तो आधुनिक पाइपलाइन प्रणाली पर आधारित यह समझौता देखने को मिलेगा
मिलेगा। और पाइपलाइन के माध्यम से आप देखेंगे तो पानी पहुंचाने के लिए लगभग 3.5 मीटर से अधिक व्यास की 3 बड़ी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और यह पाइपलाइन आप देखेंगे तो जो हरियाणा है इसके हथनीकुंड बैराज की अगर हम बात करें, हथनीकुंड बैराज आपको यहाँ पर देखेगा, बिल्कुल एकदम देखेंगे तो यह हरियाणा की आपकी सीमा है और यहाँ पर हथनीकुंड बैराज देखने को मिलेगा। और इसी बैराज से अगर हम बात करें तो राजस्थान के चुर जिले के जो हंसियावास जलाशय है इस तक लगभग 295 किलोमीटर लंबी जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और आप देखेंगे इस पूरी परियोजना की जो एक अनुमानित लागत है वह भी निकलकर सामने आ गई है। जो बजट है वह लगभग 34,102 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इंजीनियरिंग का एक बहुत ही एक अलग तरह का स्वरूप आप देखने को पाएंगे इसमें, और भूमिगत नेटवर्क तैयार किया जाएगा इस जल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो नया समझौता हुआ, इस समझौते के अंतर्गत जो हथनीकुंड बैराज है इससे राजस्थान के यमुना की बात करें, राजस्थान को अगर हम देखें तो यमुना का जो जल है वह उपलब्ध कराया जाएगा। और यह जल आपूर्ति विशेष तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो जल आपूर्ति है यह जो जुलाई और अक्टूबर का मंथ होता है, मुख्य रूप से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, जिसको आप मानसून अवधि कहते हैं, इसके दौरान ही की जाएगी। और जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया, राजस्थान तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस परियोजना से राजस्थान की बात करें तो जो सिखावटी क्षेत्र है, अक्सर आपने जो है चर्चा में सुना होगा इस क्षेत्र के बारे में। और सिखावटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप गौर करेंगे जो सीकर है, इसके अलावा जो झुंझुन है, ठीक है, झुंझुन है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चूर डिस्ट्रिक्ट है यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर इनको बहुत अच्छे तरीके से, इसको झुंझुनू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से अगर हम चूर की बात करें तो यहाँ पर चूर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसी को जो है सिखावटी क्षेत्र कहा जाता है ना। तो यहाँ पर पेयजल की जो संकट है यह जो है लगातार आपको बनी हुई दिखाई देती है। अब इस समझौते के बाद यहाँ पर जो पेयजल का संकट है वह कम हो जाएगा और मुख्य रूप से इससे जो भूजल दोहन है इसमें भी कमी आने की संभावना है। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, अच्छे से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी जो प्रमुख विशेषता है आपको देखने को मिल जाती है। कितने करोड़ का अनुमानित बजट है यह ध्यान रखिएगा। राजस्थान को आवंटित पानी की मात्रा 577 जो एमसीएम है यह आपको देखने को मिलेगा। 295 किलोमीटर की लंबी पाइप बिछाई जाएगी और 32 साल का एक लंबी समस्या का जो अस्थायी समाधान है वह हो पाएगा। यह आप मैप में, यह आप इमेज में जो हथनीकुंड बांध है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि इंजीनियरिंग का यह जो स्वरूप है भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से तैयार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाए जाने की बात हो रही है और लगभग 3.6 मीटर व्यास वाला जो पाइपलाइन है इसका जो है यह एक इतने बड़े आकार का जो पाइपलाइन है वह डाला जाएगा और इससे जो है राजस्थान तक पानी पहुंचाने जाने का काम किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग जैसा कि आपने देख लिया कि राजस्थान को सालाना इससे 580 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी है, लगभग 580 मीटर, एग्जैक्ट 577 एमसीएम आपको देखने को मिल रहा है न्यूज़ में। तो आप इस पर गौर करिएगा, यह मिल सकेगा। और यह पानी विशेष रूप से आप देखेंगे तो मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर के महीने में ही उपलब्ध होगा, जब यमुना में अतिरिक्त वर्षा जल आपको देखने को मिलता है। दोस्तों जिस क्षेत्र को लाभ मिलेगा, इस क्षेत्र का नाम ध्यान रखिएगा, सीकर, चूर और जो झुंझुन है, इन जिलों में पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना होगा कि इस परियोजना से हरियाणा को भी लाभ होने वाला है। अगर यहाँ पर हम बात करें भिवानी की, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिले की बात करें तो इसमें भी पेयजल की आपूर्ति जो है हो पाएगी इसके माध्यम से। ठीक है, और इसका एक दूरगामी लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके दूरगामी लाभ की बात करें तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो भूजल रिचार्ज है इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं बियॉन्ड ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम इसको देखें तो मानसून के दौरान मिलने वाला जो अतिरिक्त पानी है इसको बड़े तालाबों में जमा भी किया जाएगा और जिससे गिरते भूजल स्तर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको वहाँ पर सुधारने में मदद भी मिल सकेगी। इसके अलावा संसाधन का सदुपयोग किया जाएगा। जो वर्षा जल पहले बर्बाद होकर बह जाता था, अब उसका जो उपयोग है लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाएगा इस जल का। साथ ही साथ सहकारी संघवाद की हमने बात करी तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसे आप देखेंगे तो संवाद से समाधान का एक बेहतर उदाहरण आप मान सकते हैं, जहां दो राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर जो दशकों पुराने विवाद हैं इनको सुलझा लिया है। ठीक है, तो इस पर आप गौर करेंगे। साथ ही साथ जो कार्यान्वयन एजेंसी है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, एसपीवी। दोस्तों परियोजना को समय पर पूरा करने और उसके रखरखाव के लिए एक विशेष निकाय जो है राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर प्रोजेक्ट स्पेशल जो पर्पस व्हीकल है, जिसको RHYWSPV है यह कहा जा रहा है, इसका गठन किया गया है। और राज्यों को अगर हम देखें तो राज्यों ने इसके लिए विस्तृत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो DPR है, इस पर अभी आप देखेंगे तो काम शुरू करने के लिए जो टास्क फोर्स है वह भी बना ली है। ठीक है,
दोस्तों इस समझौते का जो महत्व है वह शायद आप समझ पाए होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस समझौते का जो महत्व है, राजस्थान के जल संकट क्षेत्र में जो अगर हम बात करें जो पेयजल उपलब्धता है वह सुनिश्चित हो पाएगा और इससे भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जीवन का स्तर जो है सुधर जाएगा और यह समझौता अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संवाद और सहयोग की संस्कृति को और भी मजबूत करेगा और साथ ही यह सहकारी संघवाद की भावना को व्यवहारिक रूप से लागू करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां हमने आपसे बोला है सहकारी संघवाद, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको सहकारी संघवाद पर भी बात करना होगा, ठीक है। क्या होता है सहकारी संघवाद, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने इस शब्द को सुना होगा, अच्छे से परिचित होंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं सहकारी संघवाद की तो ध्यान रखिएगा वह यह व्यवस्था है जिसमें आप देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिस्पर्धा या टकराव के बजाय जो सहयोग और जो संवाद है इसके समन्वय के साथ कार्य करती हैं ताकि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की समस्याएं हैं इनका प्रभावी समाधान किया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब केंद्र और राज्य अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियों का सम्मान करते हुए किसी साझा उद्देश्य जैसे जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन या आर्थिक विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो उसको सहकारी संघवाद कहा जाता है। दोस्तों इस आर्टिकल में, इस समाचार में आप देखेंगे तो सहकारी संघवाद कैसे दिखाई देता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 32 वर्ष पुराने यमुना जल समझौते का जो क्रियान्वयन है यह जो है सहकारी संघवाद का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण इसमें नजर आता है। दोस्तों अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नजर डालें, अपने संविधान की बात करें तो यहां पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इस आर्टिकल को समझने की आवश्यकता है। इस न्यूज़ को संविधान में जो आधार है, जैसे हम यहां पर आर्टिकल 1 को सबसे पहले गौर करेंगे। आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है। और यहां पर जो संघवाद की अवधारणा वह और भी मजबूत जो है आपको नजर आती है। अनुच्छेद 246 और जो 7वीं अनुसूची है यह भी आप जानते होंगे, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, तो संविधान में यह भी आधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्टिकल 262 की बात करें जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आर्टिकल 262 है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 263 भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल का जो प्रावधान करता है वह उसके संदर्भ में भी यह आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सहकारी संघवाद के और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का नाम आपने सुना होगा, तो यह भी आप देखेंगे तो केंद्र और राज्य मिलकर जो कर नीति है वह तय करते हैं, तो यह भी एक सहकारी संघवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपको नजर आएगा। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो आपको पता है कि यह आयोग राज्यों की भागीदारी के साथ विकास की रणनीति बनाता है, तो यह भी सहकारी संघवाद का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण आपको नजर आएगा। और हालिया जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हरियाणा राजस्थान यमुना जल समझौता, तो यह देखेंगे जल संसाधनों का जो साझा प्रबंधन है वह कर रहा है और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो हमें सहकारी संघवाद का उदाहरण है वह नजर आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यों के बीच जो विवाद है इसका जो लाभ है वह कम होता है। सहकारी संघवाद के संदर्भ में देखें तो राज्यों के बीच जो है विवाद कम होते हैं, इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता है, विकास योजना का जो प्रभावी क्रियान्वयन है वह हम देख पाते हैं और राष्ट्रीय एकता और जो हमारी संघीय व्यवस्था इसको हम जो है मजबूत कर पाते हैं, इससे यह मजबूत होता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इस लाभ के अलावा कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की बात करें तो राजनीतिक मतभेद कई बार आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप कई जो है जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है जो वाटर को लेकर उसमें आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों को लेकर कई बार विवाद होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद तो आप देख ही रहे हैं। केंद्र राज्य अधिकार क्षेत्र को लेकर जो टकराव देखने को मिलता है और क्षेत्रीय हित और जो राष्ट्रीय हितों के बीच जो संतुलन है यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में हमें नजर आती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने आपको मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का जो चर्चा किया उसमें उसके संदर्भ में आप देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं जो अभी जो मुख्य रूप से इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मुख्य रूप से आप अगर गौर करेंगे तो कुछ प्रमुख जो है स्टेट हैं अपने, जैसे यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कावेरी विवाद के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस नदी को लेकर जो विवाद है जल के बंटवारे को लेकर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें कृष्णा नदी को लेकर। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें महानदी, रावी व्यास पंजाब हरियाणा, और जो गोवा कर्नाटक है यह महादई नदी को लेकर। और अभी हरियाणा राजस्थान की हम बात कर रहे थे तो मुख्य रूप से आपने गौर किया होगा तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यमुना नदी को लेकर जो है विवाद आपको देखने को मिलता था। तो कुछ मेजर स्टेट हैं जिसमें आप देखेंगे जो डिस्प्यूट रिवर को देखने को मिलता है। रावी व्यास और सतलज की बात करें तो पंजाब हरियाणा राजस्थान। नर्मदा की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान। इसके अलावा जो मुख्य रूप से महादेई है इस नदी की बात कर लें या कृष्णा की बात कर लें, कृष्णा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच यह विवाद है इसके संदर्भ में यह देखा जाता है। कावेरी तो आप जान ही रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, कर्नाटक तमिलनाडु और केरला पुडुचेरी
के संदर्भ में जो विवाद है इस नदी को लेकर, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। और इसी प्रकार के एक डिस्प्यूट पर आज आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्रमुख निर्णय आपके सामने निकल कर आता है और आप देखेंगे इस प्रकार का एक समझौता आपको देखने को मिल पा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप ठीक से समझ पाए होंगे और साथ ही साथ जो सहकारी संघवाद शब्द है इसको, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द है इसको भी आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या इस टॉपिक को समझने में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में और अगले सेशन में फिर हम इसी तरह से ही किसी ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप उससे जो है अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।